क्या दिल्ली पर मंडरा रहा है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का खतरा? क्या दिल्ली में हो सकता है कंप्लीट ब्लैकआउट? एक तरफ आम आदमी पार्टी, जिसकी दिल्ली में सरकार है, वो ये बार बार कह रही है कि दिल्ली में पावर की कमी है। वहीं दूसरी तरफ यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आज इस मुद्दे पर और कई तमाम ज्वलंत मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के बीजेपी के मीडिया हेड मिस्टर नवीन कुमार। नवीन जी नमस्कार। नमस्ते। मेरी मंडे टॉक इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का, ब्लैकआउट का खतरा है या नहीं? नहीं, पहली बात तो कोई खतरा नहीं। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री हैं जी, उन्होंने दिल्ली में जितने कोयले से चलने वाले पावर स्टेशन थे जी, उन सबको बंद कर दिया था। जी, अब कोयले से बिजली उत्पादन नहीं होगा ताकि पोल्यूशन ना हो। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कह करके इसके बड़े बड़े पब्लिसिटी की थी, जिस पे करोड़ों रुपया खर्च किया था ये बताने के लिए कि उन्होंने जो है कोयले का इस्तेमाल दिल्ली में बंद कर दिया। तो अब दिल्ली में कोयला किस लिए चाहिए सर? किस लिए चाहिए? जो आपने 2 साल पहले बंद कर दिया, फिर क्या नया खोलने चाह रहे हैं? क्या कोयले से दोबारा से पोल्यूशन पैदा करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल एक, मुझे ऐसा लगता है कि ठगों का जो गिरोह है उसके सरगना है, महाठग। और वो लोगों को पैनिक फैला करके किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को फायदा पहुंचा सकते हैं, वो यही काम करते हैं। ऑक्सीजन की कमी बता करके उन्होंने देश भर में इतना पैनिक फैलाया। दिल्ली का मुख्यमंत्री कैपिटल में बैठा, सारा देश जो है का नेशनल मीडिया यहीं से ऑपरेट होता है, दिल्ली से। उस पर इन्होंने इतना पैनिक फैलाया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, 1 दिन की बची है, 4 घंटे की बची है। बड़ी तादाद में लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे, ऑक्सीजन सिलेंडर घरों में स्टोर करने शुरू कर दिए। इनके विधायकों ने जो सिलेंडर 1500 रुपये का होता था, 60-60 हज़ार रुपये का एक सिलेंडर बेचा। इन्होंने लूटपाट डकैती पूरी तरह से मचाई और उसके कारण 12 राज्यों में ना जाने कितने लोगों की जान भी चली गई इस पैनिक के कारण। सेम इसी प्रकार का पैनिक केजरीवाल दोबारा फैलाना चाहते हैं। लोगों को भ्रम की राजनीति करके लोगों को भड़बड़ाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि लोगों में पैनिक फैले। ये राजनीति उनको बंद करनी चाहिए। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और लोगों को पता चल चुका है कि जैसे ऑक्सीजन ऑडिट का नाम आया तो ये भाग करके चले गए कि हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन से कोई डेथ ही नहीं हुई, हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। और 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन इन्होंने मांगी जिसकी आवश्यकता नहीं, 400 गुना ज़्यादा, सब जानते हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो महाठग हैं और एक संगठित गिरोह के सरगना है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ऑल स्टेट्स भी ये कह रही हैं, जहाँ तक मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी कि शायद यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कहा है। तो ये अचानक से कोल की कमी आई कहाँ से, मुद्दा कहाँ से आया? क्या है कि कई राज्यों के अंदर अभी भी कोयले से बिजली बनती है, लेकिन दिल्ली में तो बनती नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ से आ गया? और जिन राज्यों में कोयले से बनती है उनके पास वो भी लगातार बदले जा रहे हैं। बिजली की जिस प्रकार से खपत भी बढ़ी है और बिजली की पैदावार भी बढ़ी है, उस तरह से लगातार वो धीरे धीरे बदले जा रहे हैं। और कोरोना पैंडेमिक के दौरान बाहर से बहुत कुछ ऐसी गाड़ियां, सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हुआ है, देश भर में भी नहीं हुआ, सबके पास स्टॉक था। लेकिन देश में पर्याप्त स्टॉक है ना। जब देश का कोल मंत्री कहता हो, देश का पावर मिनिस्टर कहता हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है? राज्य सरकार ने मांग की कि हमारे पास कमी, उन्होंने बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे तो चलो जिसके पास काम हो रहा है कोयले का, जिसको आवश्यकता है, वो बोले तो कुछ समझ में आता है कि इसके पास जो है 15 दिन का स्टॉक बचा है, ये 1 महीने का 20 दिन का रखते हैं, 5 दिन का कम हो गया तो 5 दिन का आना चाहिए, रिजर्व रहना चाहिए। लेकिन जो कोयले का जिसके पास एक भी काम नहीं है, एक पावर स्टेशन, एक थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, वो व्यक्ति कह रहा है मेरे पास कोयले कभी बिजली का संकट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? किससे आ जाएगा? कारण क्या है कि दिल्ली के बिजली वालों के नाम पर जो बिजली कंपनियों को उन्होंने खरबों रुपया देना है,
वो पैसा केजरीवाल कोई अपने घर से तो देता नहीं है, आपकी और मेरी जेब से टैक्स पेयर का पैसा देता है। तो इसलिए उन पैसे को देने के समय में इस प्रकार के प्रपंच रच रहे हैं ताकि नया पैनिक फैलाया जाए, और इस पैनिक के माध्यम से जो इनके लोग हैं वो मोटा मुनाफा कमा करके अपनी जेबें भरें, आम आदमी मिडिल क्लास का आदमी पिस करके मर जाए। हालांकि ये सवाल डायरेक्टली दिल्ली से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी नेशनल इंपॉर्टेंस है। अचानक से ये खबर कैसे आ गई कि कोयला कम हो रहा है? वो क्या रहा है अचानक, क्या हुआ है अचानक? देखिए, किसी राज्य के अंदर मैंने बताया कि स्टॉक 20 दिन की जगह 15 दिन का रहा, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें, बहुत सारी जगह माइंस जो कोविड काल में नहीं चली, उनका मैसेज आया, उन्होंने बताया, तो वो तो एक सूचना दी इन्होंने, उसको लेकर हाइप हो गया। हाइप तो ये दे रहे हैं ना भाई। मुझे किस राज्य के बारे में बात करता हुआ आदमी नजर आ रहा है दिल्ली केजरीवाल के अलावा? मीडिया में कोई आदमी बताइए जिसने अरविंद केजरीवाल के अलावा दूसरे राज्यों के बारे में चर्चा करी। चर्चा यहाँ से शुरू होती है, अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि विज्ञापनजीवी है। ये सभी बड़े बड़े संस्थानों में पैसा दे करके मीडिया को अपने हिसाब से सवाल पूछवाता है। तो जब ये चर्चा शुरू करी इसने, उसका असर क्या है कि उसके कारण दूसरे वाले को तो पैडिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे राज्य ने भी कहा है। किसने कहा कि उसके अंदर शॉर्ट? वो तो कह रहा नहीं, ठीक है मेरी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोयले की बात होती है क्या? राज्य सरकारें केंद्र सरकार से सैकड़ों विषयों पर बात करती हैं, सैकड़ों विषय पर भेजती हैं कि इसकी यार हमें ऑक्सीजन चाहिए, चलो ऑक्सीजन के विषय में जब पहले था वो मांगा, दवाइयों के विषय में बात करती है, वहाँ पे वो पैरा मिलिट्री के स्टाफ को बुलाने की भी बात करती है, कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए भी वो मांगते हैं। इसके अलावा पुलिस मॉडर्नाइजेशन में इक्विपमेंट मांगते हैं। तो इसका मतलब कि सब जगह पैनिक कर देंगे क्या? मेरा दूसरा सवाल दिल्ली से ही रिलेटेड है। ये जो छठ को लेके जो आज फ्रिक्शन चल रहा है कि दिल्ली बीजेपी कह रही है कि छठ मनाएगी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो नहीं उन्होंने मना किया है, और ये दूसरा साल है शायद, हाँ पिछले साल उन्होंने छठ के लिए मना किया था। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? बाकी सारे त्योहार देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने सब कुछ खोल दिया, मॉल, स्कूल, मार्केट, पटरी बाजार, सब कुछ खुला हुआ है, स्विमिंग पूल तक खोल दिए। नहीं, बाकी त्योहार तो मनाए जा रहे हैं, स्विमिंग पूल तक खोल दिए। दूसरा, जब भी कभी कोई त्योहार आता है उससे 10 दिन पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी दिल्ली की है, जिसके केजरीवाल साहब फैसला करके आगे भेजते हैं, वो कमेटी फैसला लेती है सभी त्योहारों से 10 दिन पहले कि 10 दिन के अंदर क्या सिचुएशन होने वाली है, इसका अंदाज़ा लगाने के बाद ये तय करते हैं। तो इस अंतर्यामी व्यक्ति से को पूछे कि तुमको 1 महीना पहले, 1.5 महीना बाद जो त्योहार आना है, उसका ज्ञान इतनी जल्दी 1 महीने पहले कैसे आ गया? क्यों आपने 1.5 महीना पहले आपने छठ पूजा के ऊपर बैन लगाया? तब कि तब जब पूर्वांचल समाज के लाखों लोग दिल्ली में पूजा करते हैं, दिल्ली के विभिन्न घाटों पर, केवल इसलिए क्योंकि हिंदू विरोधी है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को खुश करने के लिए इसने इस प्रकार का प्रपंच रचा कि हिंदुओं के त्यौहार पर प्रतिबंध लगा करके देखिए, मैं तो आपकी बात रखता हूँ। मुझे बताइए कि कोई आज तक इससे पहले फैसला 1.5 महीना 2 महीना पहले किसी डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने लिया है क्या? किसी ने नहीं लिया, तो फ्री क्यों ले लिया? और छठ पर आप कहते हो, मैं कहता हूँ आप कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार क्यों नहीं छठ मनाने देते? आप घाट पे अपने लोग लगाइए, कहीं जिसकी डबल वैक्सीन हो गई वो अंदर जा सकता है, उसके अलावा नहीं जाएगा कोई भी आदमी। आप कहिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग पर खड़े होंगे, व्यवस्था करिए, वो नहीं करेंगे। और छठ घाट पे तो पानी के घुटनों से नीचे नीचे पानी जहाँ है वहीं पर खड़े होते हैं ना जी, तो पैर से घुटने से तो कोविड नहीं फैलता है, कोविड फैलता है मुंह से, नाक से, जिसके ऊपर मास्क लगाया जाता है। तो वो तो आपने खोल दिया, स्विमिंग पूल में डूबिए और बाहर निकले, मास्क लगा के डूबेगा कि स्विमिंग पूल के अंदर व्यक्ति? तो वो जा रहा है स्विमिंग पूल में, बाहर आ रहा है, उससे कोविड नहीं फैलेगा। और जो घुटने से नीचे पैर अगर जल में रख करके सूर्य को अर्घ देगा, सूर्य की प्रार्थना करेगा, तो उससे आपको कोविड फैलेगा। आप पूर्वांचल गरीब बिहार पूर्वांचल के लोगों के इतने बड़े दुश्मन क्यों हो गए? इसका जवाब नहीं देंगे केजरीवाल क्या? केजरीवाल को भय है कि पूर्वांचल के लोग दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने कोविड में उनको निकाल करके बाहर कर दिया था, धकेल करके दिल्ली की सीमाओं से बाहर फेंक दिया था, अगर उनके त्यौहार भी मने और वो लोग यहीं रुके रहे, आने वाले चुनावों में उसको उखाड़ करके फेंक देंगे। एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि घाटों पर दिल्ली सरकार लंबे समय से व्यवस्था करती है, टैक्स पेयर का पैसा है, केजरीवाल के पिताजी का पैसा नहीं है। तो वो जो पैसा है
जो 20-25 करोड़ रुपया वो हर घाटों पर साफ सफाई पर, लाइट पर, तंबू लगाने पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने पर दिल्ली की सरकार खर्च करती है। वो पैसा इसने जो पूर्वांचल छठी मैया के पूजन में खर्च होने वाला जो पैसा था, सरकारी पैसा, वो पैसा अरविंद केजरीवाल ने अपने विज्ञापन में उड़ा दिया, अपने प्रचार में खर्च कर दिया। वो पैसा जब है नहीं, इसके बाद लोग उससे पूछेंगे कि पैसा कहाँ है, व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे, इसने पहले लगा दिया, ताकि जो है ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। लोग कहेंगे यार हम तो बैन ही लगा दिया, हमने क्या लगाया, डीएम ने लगा दिया। इन्हीं का तो डीएम है, यही तो मालिक है। क्या है जो फैसले ले रहे उसमें किसी से पूछ रहे हैं क्या? किसी से नहीं पूछते, तो छठी पर क्यों? मेरा तीसरा सवाल दिल्ली से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में एमसीडी पोस्ट आने वाला, इस बार क्या क्या प्लानिंग होगी? देखिए, हमने केजरीवाल को पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी ने शायद पूरी तरह से हमने एक्सपोज किया है, बताया है। ऑक्सीजन के मुद्दे पे, हॉस्पिटल के मुद्दे पे, को जो इन्होंने वो बनाए अभी सिविल डिफेंस के नाम पर, या फिर जो इन्होंने बाइक एम्बुलेंस लगाने की बात करी, और बाइक एम्बुलेंस दिल्ली में एक भी नहीं है, उसका पैसा भी खा गए। एम्बुलेंस भी जो मोटरसाइकिल थी वो भी बेच करके खा गए लोग। दिल्ली के अंदर अपने घर में 10 करोड़ रुपए के लागत से स्विमिंग पूल बनाने वाला केजरीवाल, दिल्ली के 204 करोड़ रुपए का कोविड काल में केवल एक नाले को ठीक करने के नाम पर ये खा गए कि हम उसका नाला, जहरीला नाला ठीक करेंगे, जो दरियागंज जामा मस्जिद से आता है, यमुना में गिरता है, उसके अंदर और ज़्यादा जहरीला हो गया। तो इसको हमने हर मुद्दे पर एक्सपोज किया है। सड़कें धंस रही हैं, सड़कों पर व्यवस्था नहीं है। बिजली के अंदर 7,409 मेगावाट की डिमांड है और 22,500 मेगावाट से ज़्यादा का एक सरचार्ज वसूलता है। उसके अंदर पेंशन चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, इतने सारे चार्ज लगा दिए हैं कि लोगों को पता नहीं चलता है। 100 यूनिट फ्री देने की बात करता है, 200 यूनिट के पैसे वसूल लेता है। इसलिए व्यक्ति दिल्ली जल बोर्ड में 57,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का घाटा कर चुका है। इसके आने के बाद वो पैसा कहाँ गया किसी को पता नहीं। हेल्थ व्यवस्था पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और कह रहा है कि हॉस्पिटल जो बने बनाए खड़े हैं उसके अंदर इक्विपमेंट लगाने के पैसे नहीं हैं। दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उसमें इसने पंजाब के और यूपी के दूसरे सोशल मीडिया के काम करने वाले लोगों को उसमें अपॉइंट कर दिया और दिल्ली वालों को पैसा उनको जा रहा है ताकि वो इसका नेगेटिव नैरेटिव को बढ़ावा दें। तो इस प्रकार का जो काम ये करता है, ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं कि उन्होंने बाहर के लोगों को रखा है, वरना दिल्ली के लोगों को रखा होता तो हमने इतनी बार इनसे रिपोर्ट मांगी, ना मांगे आपने मोहल्ला क्लिनिक में किस को अपॉइंट करना, नाम एड्रेस दीजिए, किसी का नहीं किया इसने। तो ये व्यक्ति धूर्त किस्म का व्यक्ति है और ये महाठग जो है एक्सपोज हम लगातार कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कॉर्पोरेशन का दिल्ली में भी कहीं भी अरविंद केजरीवाल और ये जो खास आदमी पार्टी, खास आदमी की जो पार्टी बन रही है जिसको आम कहते हैं, वो अगले कहीं भी चुनाव में नहीं मिलेगी। लोग उसको उड़ा करके फेंकेंगे। मेरा आपसे अगला सवाल है, जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सवाल मैंने आदेश गुप्ता जी से भी पूछा था, आपको याद हो, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, आउट क्या है? पहली बात तो ये कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी के वो लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टी के वो टूल किट के हिस्से हैं जिन्होंने अपने इस आंदोलन के नाम को किसान आंदोलन का नाम दिया है, केवल नाम किसान आंदोलन का दिया है। इसलिए वो लोग जो है सब जानते हैं किसान तो खेतों में, देश का 60% लोग जो है यहाँ के आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है, कृषि पर ही अपना जीविका चलाती है। तो अगर 60% लोगों को अपना दुश्मन बनाएगी कोई सरकार तो दोबारा सत्ता में आएगी क्या? कभी भी नहीं आएगी। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। अगर किसान का विरोधी में होता तो वो क्यों जो है भाजपा को वोट देगा? क्या किसी दबाव में दे रहा है क्या? नहीं। ये लोग जो सीए आंदोलन में सीए का विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने रणनीति बदल कर बैठे और मुझे लगता है कि देश की जनता इनको अच्छे से पहचान चुकी है। और ये जो लोग, हिंसक लोग भारत का अपमान करते हैं, भारत के तिरंगे का अपमान करते हैं, देश के जवान का अपमान करते हैं, देश के सैनिक का अपमान करते हैं, उनको और इनके समर्थकों को अब निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश की कोई भी जनता उनका जो समर्थन कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी, उनका सफाया कर देगी, खुले करके नहीं चलेगा।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे किसान जो हैं वो न्यू फार्म लॉ से खुश हैं, तो हर जगह तो प्रदर्शन हो रहे हैं, सब वही लोग पॉलिटिकल प्रदर्शन पार्टी के कर रहे ऐसा हैं। नहीं हो सकते ना। आप ही बताइए ना कि जो पंजाब के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, पंजाबी केवल कृषि पर तो आधारित नहीं है ना भाई। पंजाब के लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आड़तियों की दुकानें खत्म हो जाएंगी, बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा। वही लोग तो हैं। किसान क्या आपको 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर के प्रदर्शन करने में आएगा क्या? वो किसान है क्या? जो लोगों को हजारों करोड़ों रुपए की शराब फ्री में ड्रम में डाल करके बांट रहा हो, शराबियों को शराब पिला रहा हो फ्री में, वहाँ पे खाने के स्टॉल लगे हो, पिकनिक स्टॉल, पिज़्ज़ा हट, ये हट वो हट हैं, मुर्ग मुसल्लम टाइप वो वहाँ बांटा जा रहा है, तो क्या वो किसान है क्या? किसान आपने देखा है कि कभी जवान का अपमान करते हुए? किसान को देखा सैनिक का रास्ता रोकते हुए? किसान को देखा तिरंगे को फाड़ते हुए? किसान को देखा फसल को अपनी आग लगाते हुए? जिस धरती को अपनी माँ मानता है, जिसको सींच करके, जिसके आंचल से वो अन्न उगाता है, उसको जलाते हुए फेंकते हुए देखा है? वो किसान कहेंगे क्या? किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। ये जो लोग हैं जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में हैं, करोड़ आलिशान से सुविधाओं में हैं, जो बॉर्डर पर बैठ करके किसान आंदोलन के नाम पर भावुकता से आई लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, जो यौनाचार दुराचार करते हैं, जो लोग जो हैं वहाँ लोगों की हत्याएं करते हैं, वहाँ हथियार लेकर के लोगों को खालिस्तान देश के विरोध में आतंकवादियों का समर्थन, आतंकवादियों के पक्ष में बात करते हो, वो किसान नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा था, मुझे भी कई व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, लोगों से मैं बात करता हूँ, आम लोग, ये कहा जा रहा है बहुत जगह, कई लोग ये कहते हैं कि जब ये न्यू फार्म लॉज इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, जो कि मेरे लिए भी कंसर्न का इशू है, तो सब्जियाँ और हर चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी। क्या ये सच है? मैंने कहा कि देश के अंदर कोई भी सत्ता में रहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, या तो वो ऐसे कोई कानून बनाएगी और उसको लागू नहीं करेगी, या फिर जो लागू करेगी तो जनता के हित में वो बड़ी आबादी करेगी। बिल्कुल। अगर बड़ी है 60% आबादी है साहब, 60%, और 40% पे तो सरकार बन जाती है, 60%, उसका भी 50% एक्स्ट्रा, तो 60% आबादी के विरोध में कोई आत्महत्या नहीं करेगा ना? क्या लगता है आपको, बीजेपी आत्महत्या करेगी क्या? वो किसानों के हित में काम कर रही है, वो किसानों को बचाना चाहती है। खेत में खलिहान में काम करने वाला आदमी जो सूखी रोटी, आपने किसान खेत में काम करते हुए देखा है किसी? बिल्कुल, मैं यूपी से हूँ। हाँ, मैं भी यूपी से हूँ। तो आपने खेत में काम करते देखा? तो किसान जो सुबह उठ करके हल चलाता है, जमीन को, बंजर जमीन का सीना चीर करके उपजाऊ बनाता है, पानी की बाट में इंतजार करते करते, मुंडेर बनाते बनाते सुबह से शाम लग जाती है, खाने के लिए जिस अन्न को उगाता है, उस अन्न को खाने के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं होती, वो सूखी रोटी गुड़ से खाता है। उसकी वेदना देखिए, उसके बारे में सोचिए, तो आपको लगेगा कि आखिर अब तक उस किसान के बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? किसान आत्महत्या बार बार क्यों करता है, और किसान की आत्महत्या रोकने के लिए क्या करना चाहिए? किसान के कर्ज माफ होते हैं तो रॉबर्ट वड्रा जैसे किसान पैदा होते हैं, और या फिर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, या इनके और सारे बहुत सारे कांग्रेस के नेता, वो किसान बनते हैं, वो सारा पैसा खा जाते हैं। गरीब किसान को मिलता क्या है? उस किसान को, जो किसान आत्महत्या के लिए बार बार मजबूर होता है, उस किसान को जीवन देने का काम नहीं मोदी ने किया। उस किसान को सांसें देने का काम किया, जिसकी सांसों के ऊपर छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं। और ये लोग गंदी राजनीति और किसानों के ऊपर करेंगे, लाशों पर राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए। मेरे लास्ट के 2 सवाल हैं, डायरेक्टली दिल्ली से रिलेटेड तो नहीं है, बट नेशनल इम्पोर्टेंस के इशू हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आपसे पूछना। पहला, ये जो लखीमपुर में हुआ, जो किसानों पे गाड़ी चलाई गई और जो भी उसके बाद अरेस्ट हुए, इस पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही है? पीछे से गाड़ी चढ़ा देना उन पे? देखिए, ये एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, जिस जुडिशियल इंक्वायरी में बहुत सारी बातें आई। किसी ने कहा कि पत्थर मारा, किसी ने कहा कि उसको डंडा मारा, शीशे पे जो गाड़ी चला रहा था उसकी आँख के ऊपर शीशे के कण लगे और वो गाड़ी आगे चली गई तेज़ी से, और जिसके पीछे भी लाठियाँ पड़ रही थी
पत्थर गिर रहे थे तो पीछे वाली गाड़ी उसी स्पीड में आगे निकल गई। बहुत सारे वर्जन आए, बहुत सारे वीडियो भी आए, जिन वीडियो के अंदर जिसमें कहा गया कि एक मंत्री उनके बेटे जो हैं उसके अंदर गाड़ी चलाते हुए नजर आए, वो कहीं नजर नहीं आए, किसी ने वीडियो अभी तक पेश नहीं किया, कहा सबने, किसी ने पेश नहीं किया। वीडियो वो भी आए जो गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति थे या गाड़ी में जो लोग बैठे थे या पीछे बैठे थे, उनको खेत के अंदर ब्रूटली पीट करके मार दिया गया। उसके वीडियो सबने देखे, हाथ पर कमर पर खालिस्तान लिखा हुआ, जिंदाबाद खालिस्तान के नारे रखे हुए थे, कपड़े पहने हुए थे भिंडरावाला आतंकवादी के, और भिंडरावाला के आतंकवादी के साथ हथियार लेकर के वो आए थे। प्रदर्शन में कोई हथियार लेकर के नहीं आता, ये भी वीडियो सबके सामने आए। तो इसकी जांच होने तक आप लखीमपुर खीरी के विषय में कहना बहुत इस समय बहुत उचित नहीं है। लेकिन मैं एक बात यहाँ अवश्य कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने विषय छेड़ा तो अनुराग भाई, वहां पर एक मंत्री के बेटे के ऊपर आरोप लगा जी, वो जांच को, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने चला गया, उसको अरेस्ट कर लिया, जेल चला गया। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के आरोप में वहां के गृह मंत्री के ऊपर आरोप है, वो फरार है वहां का गृह मंत्री जो था। और उस गृह मंत्री के घर में जब सीबीआई वाले जाते हैं तो शिवसेना के लोग उस सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। मुझे बताइए, क्या ये लोकतंत्र है क्या? एक गृह मंत्री जो गरीबों का, किसानों का पैसा लूट रहा है, 100 करोड़ रुपया महीना की वसूली कर रहा है, 100 करोड़ रुपए भाई साहब, उसकी जीरो किसी को नहीं पता। किसान से पूछ करके देखिए, उसके पूरे के पूरे किसानों के गांव में, जिले के जिले में 100 करोड़ रुपए के किसान कमाई नहीं कर सकते। टिकैत जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, उसमें उसको किसान में नहीं गिनते। तो जो गरीब है उसको 100 करोड़ रुपए की वसूली करने वाला, जिस पर मुकदमा दर्ज है, जिसके लुकआउट नोटिस निकले हुए हैं, वो महाराष्ट्र का गृह मंत्री जो रहा है वह गायब है, फरार है। वहां का पुलिस कमिश्नर फरार है। इतने समय जो पुलिस कमिश्नर रहा है, आप मुझे बताइए। और उसके गिरफ्तार करने सीबीआई जाए, उसके घर में जांच करने जाए, तो शिवसेना, कांग्रेस या फिर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने आप को कहते हैं, ये लोग वहां खड़े होकर के उसके खिलाफ नारेबाजी करें। यही लोकतंत्र है क्या? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी गंदी और गरीबी राजनीति, क्या ये समझते हैं कि देश की जनता को समझ नहीं आ रही है क्या? हर व्यक्ति समझ रहा है, हर व्यक्ति जान रहा है। मैं दावे से कहता हूं, वर्नाक्युलर लेकर के ढूंढोगे, अगले चुनाव में ऐसे लोग नजर नहीं आएंगे। मेरा आपसे लास्ट सवाल जी, अगर आपको याद हो तो जब लास्ट यूपी इलेक्शन हुए थे, उससे पहले भी वायलेंस हुई थी शामली में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शामली में हुई थी, कुछ जगहों पर वायलेंस हुई थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी चली गई और बीजेपी आ गई, बहुत भारी मतों से आई। और यूपी में हमेशा से आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा रहता है किसी और स्टेट के मुकाबले। तो क्या आपको ये लगता है कि अब ये जो हुआ है इस इलेक्शन से कुछ समय पहले, तो क्या इससे आने वाले इलेक्शन पे बीजेपी गवर्नमेंट पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ लगातार दंगे हुआ करते थे। वहाँ पे जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे, जो लोगों को फिरौती, किडनैपिंग, रैंसम, इन सबका एक बाकायदा बिजनेस चलाया करते थे और बाहुबली हुआ करते थे। अतीक अहमद हो, अंसारी हो, मुख्तार हो, आजम खां हो, लाइक बहुत सारे थे, सबके नाम में जब समझ गए जिनके नाम है, वो जमींदोज हो गए। सरकारी गरीबों की ज़मीनों पर, किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करने वाले लोगों की ज़मीनों खाली करा करके उनके लिए गरीबों को मकान बना करके दिए जा रहे हैं। 4.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ और अभी ये दंगा कराएंगे तो उस पर तो फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि पहले से ज़्यादा मतों से भाजपा जीत करके आएगी और योगी जी सीएम होंगे 100%, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो कोई सोचने का, प्रश्न लगाने का सवाल ही नहीं पैदा। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। जो आदमी थानों के अंदर बैठ करके रैंसम, किडनैपिंग की दुकानें चलाया करते, बिजनेस चलाया करते थे, सब जानते थे। वहाँ का कप्तान बेचारा पंगु हुआ करता था। वही पुलिस है जो कहती थी किडनैपिंग हो गया, बलात्कार हो गया, अरे आप जाकर के सपा के फला अध्यक्ष जिसे जिलाध्यक्ष से बात कर लो, वो कह देंगे तो सेटल हो जाएगा। किसी भी लड़की को उठा के ले आते थे, किसी की बीवी को उठा के ले आते थे, जो फिल्मों में देखा करते थे, वो कहते थे कि भाई तुम जो है वापस छुड़ाने एक बार वहाँ जा करके बात कर लो, वो कह देंगे तो छूट जाएगी।
वही पुलिस है, वही सिस्टम है, इंजन बदल गया। वही पुलिस आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख करके भेजें, तुरंत रिप्लाई करती है, टैग करती है, रिस्पॉन्स करती है। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर लिखे, कार्रवाई होती है। वही पुलिस है। इसलिए पहले से अधिक मतों से जीतेंगे और ये दंगा कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं इन लोगों के माध्यम से जो आतंकवादियों के समर्थन है। भिंडरवाला जैसे आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोगों की टी शर्ट और फोटो और वीडियो और उनके उसको अपना रोल मॉडल मानने वाले हथियार लेकर के आकर के उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को मारेंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा? नहीं होगा। चलिए, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद नवीन जी आपने मुझे एक बार फिर इंटरव्यू दिया, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं आपके सभी दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो विषय है ना, ये विषय केवल पॉलिटिकल जवाब देने के लिए नहीं है। मैंने 3 डेकेड्स 3 दशक तक मीडिया में काम किया है, तो मेरी भावना, मेरी आत्मा सच बोलने के लिए लगातार रहती है कि मैं बताऊं, और मैं दिल से बोलता हूँ। इसलिए कहूँगा, इसको सुनिए, समझिए और इस पर आप विचार करिए। क्या ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, चाहे किसी भी दल का हो, जो देश के हित में काम नहीं करता हो, उसका कोई भी आदमी किसी भी कॉर्पोरेशन से लेकर के लोकसभा तक, क्या उसके अंदर आने का हकदार है या नहीं, ये निर्णय आपने लेना है। बहुत बहुत